नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मैम मेरी वाइफ को जीभ का कैंसर हो गया, 1 साल पूरा ट्रीटमेंट चला, बायोप्सी की डॉक्टर साहब ने, सर्जरी करने के लिए बोला है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं सर्जरी ना कराऊं, कोई और ऑप्शन है? नहीं, अगर आपको सर्जरी करने के लिए बोला है तो मतलब अभी आपका कैंसर रिसेक्टेबल है, अभी उसका सर्जरी से इलाज हो सकता है। अगर आपने और देरी करी तो वो अनरिसेक्टेबल हो जाएगा, और आई थिंक वो बहुत ही खराब चीज है हेड एंड नेक वो तो कैंसर मैम में। आप बेटर बताएंगे, बिल्कुल, क्योंकि एक बिल्कुल। बार अगर अनरिसेक्टेबल हो गया तो रेडिएशन और कीमो से ना वो क्वालिटी मेंटेन हो सकती है और वो फिर लाइफ विल बी एट रिस्क। बीमारी खत्म होने के चांसेस भी नहीं होते हैं होते उतना, जितना एक सर्जरी करके कैंसर को निकाल, निकाले। और इसीलिए उसके हेड एंड नेक कैंसर में सर्जरी का सर्जरी बहुत बहुत रोल है। अंटिल अनलेस के बहुत मेजर कंस्ट्रेंट्स ना हो और डॉक्टर ने अगर बोला है तो गो फॉर दैट। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन उन्होंने साथ में ये भी डाला था कि मैम मैं इसलिए नहीं कराना चाह रहा हूँ कि मेरा ना 9 मंथ का बेबी है। आई डोंट थिंक सो कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं, सी हर पर ना एक चीज बोलते हैं हम लोग अपनी डॉक्टर की लैंग्वेज में, हम बोलते हैं कि लाइफ कम्स फर्स्ट, लाइफ ओवर लिम, लाइफ ओवर एनीथिंग एल्स। तो लाइफ आपको पहले मैटर करती है। अगर आपको लाइफ की लॉन्गेविटी देखनी है तो आपको ऑपरेशन कराना है जब तक वो रिसेक्टेबल है, बिकॉज कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर्स बहुत ज्यादा रैपिडली स्प्रेडिंग होते हैं, टंग तो स्पेशली ना, तो ये तो यू शुड गो फॉर रिसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरी जीभ में हुआ था कैंसर, 70% जीभ रिमूव किया है डॉक्टर ने, साथ ही मांस से जीभ बनाया गया है। 29 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था, 10 नवंबर को रेडिएशन पूरी हुई है, ऑपरेशन के बाद से ओनली लिक्विड डाइट चल रही है, क्या साथ में मांस से जीभ बनाया गया है उससे मैं नॉर्मल खाना खा पाऊंगा? आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट है जैसे आपने अभी समझाया। नहीं, आप खा सकते हैं, आप सेमी सॉलिड्स तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी जैसे आपने बताया 2-3 महीने हो गए, आप सेमी सॉलिड्स कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मेरे को बताना है कि आपको हाइजीन का बहुत ध्यान देना है। जैसे नॉर्मल पीपल हु डोंट हैव कैंसर हैव टू डू ओरल हाइजीन एटलीस्ट ट्वाइस, मॉर्निंग और इवनिंग, नॉर्मल लोग करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप 10 बार खा रहे हैं, 10 बार पी रहे हैं दिन में, 10 बार आपको कुल्ला करना है। अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन रखोगे तो आप ऑलमोस्ट सारी चीजें खा सकते हो एक्सेप्ट फॉर हार्ड चीजें जैसे नट्स हो गया, ये सब चीजें हो गई। ये आप आफ्टर ट्रीटमेंट बता रहे हैं? आफ्टर ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो हम सभी एडवाइस करते हैं, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट ट्रीटमेंट ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो उसका मतलब रीजन, आई मीन मैम उसका रीजन ये है कि जैसे आपका जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है वो आपके हाथ की स्किन से हुआ है या छाती की स्किन से हुआ है। भगवान ने आपको ऐसा बनाया है या हम लोग को ऐसा बनाया है कि ये रोज वॉशेबल है चीज। आपकी बाहर की स्किन वॉशेबल है, इसको रोज धुलने की आदत है। ओरल म्यूकोजा को धुलने की रोज आदत नहीं है। अगर आप दिन में एक बार धो तो दैट इज इनफ, आपको 10 बार नहीं धोना होता। इसको एटलीस्ट आपको अगर आप हाथ वॉश करते रहते हैं तो ये वन ऑफ द रीजंस है। जो बाहर की स्किन होती है वो थिकर होती है, तो इट रिक्वायर्स वेरी फ्रीक्वेंट केयर। डजंट मैटर कि वो फ्लैप कहाँ से है, हाथ से है, लेग से है, चेस्ट से है। लेग से है तो और द मोर केयर, बिकॉज लेग और हाथ से है तो आप दैट इज द रीजन ना, वो बहुत वियर एंड टियर होती है चीजें। भगवान ने वहां चमड़ी ऐसी मोटी बनाई है, तो यू हैव टू वॉश इट फ्रीक्वेंटली। तो ओरल हाइजीन इज अ मस्ट। अच्छा, यहाँ इसी से ना मुझे डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और याद आ गया, ये भी मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि मैम जो फ्लैप लगते हैं ना उसमें हेयर ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करें? ये बहुत जरूरी है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें ना बहुत सारे आजकल ऑप्शंस हैं। एक होता है एपिलेशन बोलते हैं, जो हेयर रूट्स को जलाते हैं। बेसिकली जो ये सब लोग नहीं आ सकते बार ट्रीटमेंट के लिए, इसमें आप ट्रिम कर सकते हो सिजर से, ध्यान से। चाहे आप जब क्लिनिक पे विजिट आए, वी हैव फैसिलिटीज, हम उस चीज को ट्रिम कर देते हैं या एपाइलेट कर देते हैं। तो ये जो आप एपाइलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं? कोई लेजर मशीन है क्या? लेजर मशीन नहीं होती, प्रोब होता है मैम। तो उस प्रोब से आपको हेयर रूट को बेसिकली कर देना है। मतलब दैट हैज टू बी डन बाय अ सर्जन और अ डॉक्टर हु इज इन ओपीडी विजिट, अदरवाइज यू हैव द रिस्क ऑफ द फ्लैप, टिश्यू पार्ट। एंड यहाँ पे एक पॉइंट में और ऐड करना चाहते हैं, जिन पेशेंट्स का हम रेडिएशन देते हैं उनमें ये बेनिफिट हो जाता है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ये बेनिफिट हो जाता है। बट आई थिंक इट्स वेरी वियर्ड थिंग ना, it is weird, sadly ये है, मेल्स में it is more. Okay, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हेलो मैम, मेरा जबड़ा निकाला गया है और मैंने हड्डी नहीं लगवाई है, क्या मैं बाद में लगवा सकता हूँ रेडिएशन ट्रीटमेंट के बाद? इसका आंसर नहीं है, आप नहीं लगवा सकते हो। रेडिएशन के बाद आपकी नेक वेसल्स, आपका ये वेसल्स सब सिकुड़ जाता है स्किन के ऊपर, तो रेडिएशन के बाद यू कैन नॉट गो फॉर अ फ्री फ्लैप। अच्छा, जैसे किसी ने रेडिएशन नहीं लिया है, सर्जरी कराई, बट वो अभी इंटरेस्टेड है फ्री फ्लैप में, तो वो करा सकता है? वो तब करा सकता है जब तक उसकी नेक वेसल्स बहुत ज्यादा अनटच्ड है उस साइड की। क्योंकि अगर पीएमएमसी कराए तो नेक वेसल्स, तो बेसिकली फ्री फ्लैप में यू नीड नेटिव नेक वेसल्स कि आप जोड़ोगे कहाँ से, तो वो इम्पोर्टेंट है। और इतनी बड़ी सर्जरी के बाद पेशेंट दूसरी बड़ी सर्जरी नहीं करवाना चाहता, क्योंकि फ्री फ्लैप इटसेल्फ इज अ 6 to 8 hours जॉब, उसमें टाइम लगता है। एंड फिर
उसके रिकवरी वो भी अपने आप में एक मेजर कंसर्न है। सो इसलिए बार बार हम लोग मैम शायद यही स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, और अगर आपका है तो बहुत जरूरी है, और आप फ्री फ्लैप अगर ऑप्शन है तो प्लीज गो फॉर इट इफ योर बॉडी इज अलाउइंग इट, एंड इफ दैट इज एन ऑप्शन सो यू हैव टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है डॉक्टर साहब, क्या मैं रोटी खा पाऊंगा? डॉक्टर साहब ने बोला है आप बिल्कुल खा पाएंगे, और डिपेंड्स कि सर्जरी क्या है और कितनी जीभ बनी है। नहीं, बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मैम जो हमारे आते हैं 3 से 6 महीने के बाद दे आर ईटिंग वेल, दे आर हैप्पी, बिकॉज अदरवाइज आप रेडिएशन सस्टेन नहीं कर सकते हो अगर आप अच्छे से नहीं खाओ। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ना मोटिवेशन दे दीजिए, जो सर्जरी हेड एंड नेक कैंसर है, सर्जरी कराया और वो ना बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, तो क्योंकि आपने हजारों सर्जरी की है, फॉलो अप में पेशेंट देखते हैं, तो आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन टू एनकरेज यू। तो आप थोड़ा सा इन्हें बताइए कि क्या क्या साइड इफेक्ट आपको आएंगे और वो क्या टाइम के साथ रिकवर कर जाएंगे। ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा कि आप नॉर्मल नहीं हो पाते हो कैंसर सर्जरीज के बाद, रिकंस्ट्रक्शन के बाद, तो इसमें ना एक चीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है। तो जितना अर्ली सर्जरी होती है, मतलब जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके जितना अर्ली स्टेज पे सर्जरी हो उतना अच्छा रिजल्ट आता है रिकंस्ट्रक्शन का। क्यों? क्योंकि उतना छोटा डिफेक्ट होता है। तो सपोज किसी का जीभ का कैंसर आया जिसमें हड्डी भी इन्वॉल्व है, या फ्लोर ऑफ माउथ का जिसमें हड्डी इन्वॉल्व है, और हड्डी इतना सेगमेंट निकलना है, तो उस सेगमेंट का वापस बना के उसका रिजल्ट और उसका फेस का रिजल्ट बहुत सारे पेशेंट्स में पता भी नहीं चलता है कि इनकी सर्जरी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटेम्पलेट करते रहोगे, आप वेट करते रहोगे कि नहीं मैं सर्जरी कब कराऊं, जितना आप लेट कराओगे उतना ज्यादा रिसेक्शन होगा, उतना ज्यादा आपका रिकंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतने कम अच्छे एस्थेटिक रिजल्ट्स होंगे। अगर आप बोलो फंक्शनल रिजल्ट्स तो 100% होंगे, बट एस्थेटिक रिजल्ट्स वुड बी लेस। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि जब सर्जरी हो जाती है तो पेशेंट क्या क्या साइड इफेक्ट फेस करेगा ही करेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं? पेशेंट ना सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत कम है हमारे यहाँ, कि जब सर्जरी होती है तो उनको पता तो होता है उनका ये सब निकलेगा, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब नॉर्मल हो। सो सबसे पहली चीज है ना कि उनको ये होता है कि किसी और का टिश्यू लग जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आपका ही टिश्यू लगेगा। हाँ, पेशेंट आके बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और का टिश्यू लग जाए। जैसे अपने रिलेटिव्स बुलाते हैं कि आपको हड्डी लेनी है, तो हाँ रियली मैम, ये मुझे नहीं पता था। हाँ बहुत कॉमन पॉइंट है ये। इट्स लाइक ऑर्गन डोनेशन। सो दे फील कि ये तो कहीं से आप रिसेक्ट कर दो। और जैसे मैंने पिछली बार बोला था ना मैम, वो बोलते हैं कि हम तो आपके पास इसलिए आप प्लास्टिक सर्जरी करते हो, तो बहुत पेशेंट को होता है आप प्लास्टिक लगाते हो, आप प्लास्टिक से मोल्ड कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका ही चमड़ी ली जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जैसे भगवान ने आपको बनाया वैसे तो आपको हम वापस नहीं बना सकते, क्योंकि हम आपका टिश्यू जो पैर एग्जैक्टली और डीलिंग विद कैंसर, तो जो आपका पैर का टिश्यू है, या जो छाती का टिश्यू है, या जो हाथ का टिश्यू है, उससे हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़े डिफरेंस तो आएंगे। तो अगर आप एक्सेप्टेंस इस चीज के हो तो आपको अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप इसी चीज को एक्सेप्ट सर्जरी से पहले नहीं कर सकते हो तो सर्जरी के बाद आपको दिक्कतें रहेंगी। आपको मेंटली एक्सेप्ट करना है। आपको बार बार ये लगता रहेगा कि अरे ये सब अच्छा मैं पहले था, सर्जरी करने का फिर फायदा क्या हुआ, ये भी तो आप इससे पहले अच्छे थे, बट ये तो सर्जरी आपको याद रखना है आपकी लाइफ सेविंग के लिए। लाइफ सेविंग है ये सर्जरी, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है कि आपको सुंदर बनाने के लिए। मेन चीज वो ये कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्चुअली एक्सेप्टेंस वाला तो वही वाला इशू है ना कि कैंसर होने के बाद भी एक्सेप्टेंस आने में महीनों सालों लग जाते हैं। वाई मी वाला फैक्टर कि मैं ही क्यों नहीं। पेशेंट्स बहुत बार हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए भेजा। अरे भाई आप पहले ये एक्सेप्ट तो करो कि आपको कैंसर है। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं सॉरी यहाँ ऐड करना पाऊंगा, सॉरी आपको इंटरप्ट करा। बहुत सारे पेशेंट्स के अटेंडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं इनको मत बताना इनको कैंसर है। उनको पता है कि इनको कैंसर है, उनको वो ले आए हैं कि ये कैंसर की सर्जरी है, बट वो फिर आपको अंदर बोलते हैं इनको मत बताना वो कैंसर है। तो ये चीज ना बहुत गलत है, बिल्कुल। ही हैज टू अंडरगो सर्जरी। एंड सेकंड, पेशेंट अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा तो वो कैसे फेस करेगा consequences? He will never be happy with the results. और ऐसा लगता है कि पेशेंट को नहीं पता है, उनको सब पता होता है। आप एक कैंसर हॉस्पिटल में आ रहे हो, कैंसर डॉक्टर से मिल रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन्हें नहीं पता होगा। इन्होंने एक क्वेश्चन डाला है नीलेश पाटिल जी ने, मैम लिप का रिकंस्ट्रक्शन हो गया है, बोलने और खाने में दिक्कत आती है। कितने टाइम, इनसे मैं यही पूछना चाहूंगा। एक्चुअली उन्होंने सिर्फ 2 लाइन का इतना ही क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप थोड़ा सा ऐसे बता दीजिए कि मतलब लाइक डिपेंड्स ऑन कितना टाइम हो गया है। अच्छा। तो बाय एंड लार्ज जो बोलने और खाने में दिक्कत आती है वो 3 to 6 मंथ्स में सेटल हो जाती है।
ओके थोड़ी थोड़ी दिक्कत जो आती है क्योंकि लिप स्वोलन होता है, तो 3 to 6 months अगर आपका रेडिएशन कीमो नहीं हो रहा है, सिर्फ आपकी सर्जरी हुई है और आपका आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो बाय एंड लार्ज 3 to 6 months सब सेटल हो जाता है। ओके इनके सेटल नहीं होता है, रिकंस्ट्रक्ट होता है, तो यू कैन ऑलवेज गो टू द पर्सन हु हैज रिकंस्ट्रक्टेड, ही हैज ऑप्शंस टू सेटल इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। मैक्सिलर रिकंस्ट्रक्शन और जॉ रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, नाई अपर जॉ along with half hard palate has been removed and free flap graft muscles has been placed there. So after completion of radiation, when can I go for free fibula flap procedure, microvascular dental rehabilitation का है actually regarding तो ये आंसर शायद हम कर चुके हैं कि इन्होंने वही चीज पूछी है कि ऑलरेडी मेरा हो गया है, फ्लैप मसल ले ली है, तो अब मैं फ्री कब करूं? तो फ्री तो दोबारा आप रेडिएशन के बाद नहीं कर सकते हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्री फ्लैप हुआ है इनका, अच्छा इन्होंने बोला है कि फ्री फ्लैप ग्राफ्ट मसल्स हैज बीन प्लेस्ड, तो अभी ये पूछना चाह रहा है फ्री फिबुला फ्लैप प्रोसीजर। नहीं मैम, इसको ना हम तोड़ लेते हैं। ओके, इन्होंने बोला कि इनका अपर एल्वियोलस और मैक्सिला का था, तो बेसिकली क्या होता है, अपर एल्वियोलर और मैक्सिला में जब डिफेक्ट होता है तो वो बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है, तो उस गड्ढे को भरने के लिए एक मसल ली जाती है थाई से, जो एंटीरोलेटरल थाई फ्लैप होता है, तो वो फ्री फ्लैप होता है। ठीक है। अब अगर लोअर जॉ नहीं निकला है तो उस टाइम पे आप डबल फ्लैप भी कर सकते हो। अगर लोअर जॉ निकल रहा है एट द सेम टाइम देयर इज एन ऑप्शन ऑफ डबल फ्री फ्लैप। इट इज अ वेरी एक्सटेंसिव सर्जरी बट देयर इज एन ऑप्शन ऑफ डबल फ्री फ्लैप where you can put bone also. So if his bone was not required then and he has already undergone radiation, so he cannot undergo another surgery at present if his cancer is not reoccurring. अगर इनका कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो गया है तो दूसरा फ्री फ्लैप सर्जरी एक फ्री फ्लैप के बाद बहुत मुश्किल है। अगर रेडिएशन नहीं हुआ तो then we could have seen, but that too only अगर कैंसर वापस आ रहा है या there is a chance of recurrence, otherwise electively नहीं। होप सो आपको जो जानना चाहते हो आपको एक हमारे स्पेशलिस्ट से जवाब मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, मैम एक प्रॉब्लम है उसकी वजह से बहुत परेशान रहता हूँ, फ्लैप फूटने की वजह से थोड़ा डिफेक्ट आ गया और लिप में भी गैप बन गया है, बाद में उसकी प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी हो सकती है, प्लीज टेल मी। सो ये जो डिफेक्ट बना है आपको, ये सही हो सकता है, बट वो डिफेक्ट सही होगा तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। वो मतलब कॉस्मेटिकली वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। तो वो जो जितना भी आपका वुंड है या जो डिफेक्ट है या जो गड्ढा है, हाँ डेफिनेटली उसको एक प्लास्टिक सर्जन एड्रेस कर सकता है और वो बेटर हो जाए, नो डाउट। गुड, आई थिंक ये काफी इनको ना रिलैक्सेशन वाली बात आपने बता दी है, क्योंकि टेंशन होती है कि पता नहीं ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। नहीं, आई थिंक हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। मैडम मेरे पिताजी का बक्कल म्यूकोसा सर्जरी हुई है, निचले से कट लगाते हुए कान के पिछले हिस्से तक कट लगाया गया है, लेकिन उसके निचले होठ तक के टांके एक साइड ही आए हैं, स्किन भी गली सी हो गई है, ऐसा किस कारण होता है? ऐसा इस कारण होता है, जितना मेरे को समझ आ रहा है, हाँ। ये बोल रहे हैं कि एक साइड से इनका जो स्टिच लाइन थी पूरी, तो बेसिकली जो नेक पे स्टिच लाइन होती है वो एक पार्ट ऑफ ऑन्को सर्जरी होता है। तो जब ऑन्को सर्जन प्लास्टिक सर्जन को हैंडओवर करने से पहले केस में, तो वो एक तो मेन स्पेसिफिन निकालते हैं जो मेन जहाँ पे आपको कैंसर है, दूसरा वो नेक में से आपके लिम्फ नोड्स डाइसेक्ट करते हैं सो दैट आपके जो कैंसर की सीड्स जिसको हम बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, वो हटाते हैं। तो वो जब हटाते हैं तो वहां पे एक चीरा आता है, तो वो चीरा अगर आप पोस्ट ऑपरेटिवली उसमें ऑइंटमेंट ना लगाएं या उसका ध्यान ना दें या उसकी क्लीनलीनेस का ध्यान ना दें, तो उसमें वुंड डिहेसेंस होता है। जैसे नॉर्मल कोई भी सर्जरी में वुंड डिहेसेंस होता है, तो ये हुआ होगा। तो इसका यही होता है कि इसमें अगर मतलब आप टाके काइंड ऑफ पक जाना टाके लेमन लैंग्वेज में, तो उसको आप ड्रेसिंग कराएं रोज तो वो हील हो जाएंगे। आई थिंक 2 क्वेश्चन और हैं डॉक्टर साहब, वो भी ले लेते हैं। बक्कल म्यूकोसा सर्जरी के बाद शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, 5 महीने के बाद भी ये पेन अभी तक लगातार बना हुआ है। लेफ्ट साइड की सर्जरी हुई थी, सेम शोल्डर में पेन रहता है। तो एक बार आप पास में जिन्होंने भी रिकंस्ट्रक्ट किया उनको दिखाएं, बिकॉज ये कॉमन है। अच्छा, बक्कल म्यूकोसा के साथ जो आप नेक पे जब कैंसर वाले डॉक्टर सब निकालते हैं तो एक नर्व भी कटती है, उसकी वजह से शोल्डर पेन रहता है, तो दिस कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन। मतलब उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी कैन ट्रीट। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके अभी लेटेस्ट वाले वीडियो पर ही आया है, सर्जरी और रेडिएशन होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दोबारा नया फ्लैप बिठा सकते हैं? नहीं, मोस्टली नहीं मैम, मोस्टली नहीं। और अगर बिठाना भी है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें लगता है, तो उसमें भी आपको फिर 3 मंथ का एटलीस्ट वेट करना होगा। एंड फिर अगर फ्री या कोई रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शन करना है तो मैम वी वेट फॉर 6 मंथ्स जैसे आप। देखो जनरली तो क्या है ना, कोशिश की जाती है कि जितने भी सर्जिकल इंटरवेंशन करने हैं ना, रेडिएशन से पहले कर दो, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हीलिंग इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो सर्जन प्लास्टिक सर्जन सभी अवॉइड करते हैं, इसीलिए सर्जरीज हमेशा ना पहले ही की जाती हैं। हार्डली किसी कैंसर में ऐसा होता है कि हमने न्यू एडजुवेंट रेडिएशन दिया होता है, अदरवाइज हेड एंड नेक कैंसर में तो कभी नहीं होता ऐसा। तो अगर कभी भी कुछ भी है ऐसा, तो गो फॉर द सर्जरी एंड आफ्टर दैट फॉर द रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। तो थैंक यू सो मच सर, हमने
हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके सभी के क्वेश्चंस हमने आई थिंक सारे पिकअप किए मैंने यूट्यूब से, सभी के क्वेश्चंस के हमने जवाब दिए हैं। थैंक यू सर, आप इतनी दूर आए, जवाब दिया। एंड अगर अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं सर से ही डिस्कस करके उसके रिप्लाई दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।